बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबरें हैं। आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद एक बड़ी डेवलपमेंट, हुकूमत ने फौरी तौर पे कुछ ऐसा किया जो इससे पहले वो नहीं कर रही थी। ये मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या आसिम मुनीर अब हमेशा जब तक वो ज़िंदा रहेंगे तब तक आर्मी चीफ रहेंगे, और इस ओहदे के मिलने के बाद कानूनी हैसियत क्या होगी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ी खौफनाक खबर है और एक बहुत बड़ा एतराफ़ है इसराइल के बहुत बड़े फ़ौजी सरबराह की जानिब से। वो ये बता रहा है कि उन्होंने वहाँ पे गज़ा में क्या किया और कितना बड़ा पागलपन है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। अक़वाम मुत्तहिदा की हिला देने वाली एक रिपोर्ट है। इमरान खान कब बाहर आएंगे और उनके बाहर आने का सामान आपको कब होता हुआ दिखाई देगा, एक टेस्ट है जो मैं आपके सामने रख दूंगा और आपको सारी बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले नादरीन, जो ख्वाजा आसिफ साहब, ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं। वैसे तो ये बॉस हैं आर्मी चीफ के, लेकिन ये बड़ा फ़ख्र करते हैं कि अगर आर्मी चीफ गुजर रहे हैं और ये ट्रैफिक में फंस जाएं। पाकिस्तान में नॉर्मली चीज़ें ऐसी ही चलती हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनते ही जनरल बाजवा की बैंड बजा दी। ये जनरल बाजवा वो शख्सियत हैं जिनके बड़े एहसानात हैं PMLN पे, ख़ुसूसन नवाज शरीफ साहब पे। नवाज शरीफ साहब ने 2 मरतबा इनको आर्मी चीफ बनाया। एक मरतबा इन्हें आर्मी चीफ बनाया नवाज शरीफ साहब ने अपनी चॉइस पर, और इन्होंने कोशिश की कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिया जाए, लेकिन अवाम ने ज़्यादा वोटें डाल दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और एक इदारे के अंदर भी एक रिएक्शन था, लिहाजा फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए इमरान खान साहब। अब उसके बाद जो है वो जनरल बाजवा साहब के नून लीग के साथ ताल्लुकात कभी ख़राब नहीं हुए। जनरल बाजवा साहब की मेहरबानी से नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए, इनकी फैमिली के कई लोग पाकिस्तान से बाहर गए, बल्कि ये तक खबरें आई कि इन्होंने टिकट तक फराहम किया कि जनाब आप निकल जाएं, फ़ौरन सुबह आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। बड़ी मदद की जनरल बाजवा ने शरीफ खानदान की। नून लीग पे इनके इतने एहसानात हैं। ख्वाजा आसिफ तो खास तौर पर 2018 के इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा कि मैं तो इलेक्शन हार रहा था, फिर मैंने व्हाट्सएप पे कॉल की जनरल बाजवा को, और उसके बाद नताइज बदल गए और फिर ख्वाजा आसिफ साहब इलेक्शन जीत गए। तो इतने एहसानात जिस जर्नैल ने किए हैं PMLN के ऊपर, आज उनका वज़ीर दिफा उस जर्नैल का बैंड बजा रहा है। ये जनरल आसिम मुनीर के लिए सोचने वाली बात है। कल जब आप आर्मी चीफ नहीं होंगे तो ये जमात आपके साथ क्या करेगी, आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो बहुत सारे मीडिया के लोग हैं जो आजकल टाउटगिरी कर रहे हैं। ये टाउट कल आपको दिखाई भी नहीं देंगे, आप तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप मौजूद रहे और आपने ये सारा कुछ होते हुए देखा, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, तो आपको नज़र आएगा अपनी रिटायरमेंट के बाद के लोग कैसे आंखें फेर लेते हैं। जैसे आज आंखें फेर ली लोगों ने जनरल बाजवा से। इसमें बहुत सारा कुछ सीखने के लिए है। जनरल बाजवा ने उस्मान डार की सीट छीन कर ख्वाजा आसिफ को दी। उस्मान डार ने आज तक जनरल बाजवा को ऐसे बुरा भला नहीं कहा जैसे बुरा भला ख्वाजा आसिफ ने कहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाह रहा था। ये बात मैंने बार बार की, और जब जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन लेने के चक्कर में थे तो हम ये खबर देते भी थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए, जैसा कि हर आर्मी चीफ को चाहिए होती है। जैसा कि मौजूदा आर्मी चीफ ने 1 साल पहले ही 2 साल की एक्सटेंशन ले ली है कि मुद्दत मुलाजमत को बढ़ा के 3 साल से 5 साल कर दिया है। तो इस तरह जनरल बाजवा साहब एक एक्सटेंशन और भी चाह रहे थे, और इसके अलावा उन्होंने 4-5 ऑप्शन भी दी थी ख्वाजा आसिफ के बकौल, कि जनरल बाजवा ये चाहता था कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने, और उसके लिए वो ऑप्शन दे रहा था कि इसको बना लो, उसको बना लो, ये कर लो, आसिम मुनीर को ना बनाओ। तो ये जनरल बाजवा का प्रॉब्लम था, लेकिन ये मामला अब खुलता चला जा रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी मैं किताब भी लिखूंगा, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान भी यही चाह रहा था कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ ना बने। लेकिन इस बारे में एक चीज मैं भी जानता हूं, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कहीं खैबर पख्तूनख्वा में था शायद, या मैं लाहौर में नहीं था, तो तब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुशावरत कर रही थी, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती के लिए हुकूमत ने आसिम मुनीर साहब का नाम दे दिया था। और उस वक्त जो लोग इस मुशावरत में शामिल थे उनमें से 1-2 लोगों से मैंने रब्ता किया। मैंने पूछा कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी देखिए कानूनी तौर पर तो ऑप्शन कोई नहीं है, सदर हमारा है तो हम इसके अंदर गंद डाल सकते हैं, लेकिन हमने ये फैसला किया है कि इस मामले में हम गंद नहीं डालेंगे। हुकूमत का जो फैसला है, जिसे हुकूमत आर्मी चीफ बनाना चाहती है वो उसे आर्मी चीफ बनाए, लेकिन हम अपना पैगाम देंगे कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला आर्मी चीफ वो सब कुछ नहीं करेगा जो जनरल बाजवा ने हमारे साथ किया। लेकिन बाद में तारीख गवाह है कि जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नए आर्मी चीफ के आने के बाद हुआ,
वो तो जनरल बाजवा के दौर में तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। लिहाजा जनरल बाजवा जिसने नून लीग के ऊपर सबसे ज़्यादा एहसानात किए, इमरान खान की हुकूमत इवन गिरा दी और हर तरह की सपोर्ट दी और फौज को एक मुश्किल में डाल दिया, अवाम को और फौज को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज उसी जनरल बाजवा के ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने जो है वो तोपों का रुख कर दिया है। कल ये चीज़ें एक और जो आर्मी चीफ रिटायर होगा जनरल आसिम मुनीर, ये भी देखेंगे, उसके बाद वाला भी देखेगा। तो जब तक आप चीज़ों में मुदाखलत करते रहेंगे, सियासत करते रहेंगे, सियासतदान आपके कभी नहीं बनेंगे। इन्होंने कभी रिटायर नहीं होना, ये अपना काम करते रहेंगे। ये 30-30, 40-40 साल वजीर भी रह सकते हैं, लंबा अरसा काम कर सकते हैं, ये 4-4, 5-5 दफ़ा वजीर आजम भी बन सकते हैं, लेकिन आप इतना कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक कि आप मार्शल लॉ ना लगा दें। और अब मार्शल लॉ लगाने वाला वैसा टाइम भी नहीं है। एक और नाज़रीन खबर है, ये जो बार बार कहते हैं ना कि ये कौम की जानिब से एक तोहफा है जो आर्मी चीफ को दिया गया है, फील्ड मार्शल का ओहदा, तो ये एक मुतनाज़ बात कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि कौम ने तो ये हुकूमत बनाई नहीं, ये तो हुकूमत ही जाली है फार्म 47 के ऊपर। तो जिन लोगों ने ये हुकूमत बनाई है उन्हीं की मंशा पर और उन्हीं की मर्जी के मुताबिक इस हुकूमत ने एक फैसला कर दिया है। इसमें अवाम का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, लोगों में बहुत सारे ऐसे होंगे जो इससे खुश होंगे कि इंडिया को तकलीफ हो रही है तो उन्हें कहते ठीक है, हमने इंडिया को फेंटा लगाया, जरा अच्छा लग रहा है। लोगों में बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि यार पिछले 3 साल हमारे ऊपर जुल्म और जबर हुआ, तब ये आर्मी चीफ ने कुछ नहीं किया, बल्कि ये इन्होंने सहूलतकारी की इस हुकूमत की, इसको सपोर्ट किया, मैंडेट जो है वो भी जो चोरी हुआ पाकिस्तान के सबके सामने, तो लोग बहुत सारे नाराज भी होंगे। तो ये अवाम के खाते में ना डालें, क्योंकि ये हुकूमत ही अवाम की नहीं है, ये जाली मैंडेट वाली हुकूमत है। ये जो भी काम करती है अवाम के खाते में नहीं डाला जा सकता, ये इनकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है। अब नाज़रीन सवाल यह है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हैं तो ये भी आप देख लें जो नोटिफिकेशन है। और इसमें जनाब बाकायदा ये वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी किया काबीना के फैसले के बाद कि फील्ड मार्शल का ओहदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मिल गया है। क्या अब आर्मी चीफ रिटायर नहीं होंगे? कानून इस पर क्या कहता है? देखिए, कानून हर चीज़ के ऊपर बोलता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें सेट पैटर्न के साथ चलती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि आर्मी चीफ की जब मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जाएगी तो अगर उन्हें एक्सटेंशन ना दी हुकूमत ने तो वो अपने ओहदे से अलग हो जाएंगे। देखिए, अभी तक आर्मी चीफ के बाद 2027 तक का वक्त है, यानी 29 नवंबर 2027 ये जो हुकूमत कानून लेकर आई थी उस कानून के मुताबिक अगर इस कानून को चैलेंज ना किया गया या बदला ना गया तो 2027 तक आसिम मुनीर आर्मी चीफ रहेंगे। और अगर ये कानून चैलेंज हो गया या बदल गया तो फिर वो रिटायर हो जाएंगे 2025 में 29 नवंबर को, जहां उनकी डेट खत्म हो रही है। और अगर उन्हें एक्सटेंशन चाहिए होगी तो एक्सटेंशन भी वजीर आजम या वो जो सिस्टम है पूरा, वो एक्सटेंशन वहीं से हुकूमत ने देनी है उन्हें, आर्मी चीफ को। तो ये चीज तो होगी क्लियर। अब क्या वो रिटायर होंगे? तो जी वो रिटायर नहीं होंगे। ये मैं आपको एक अजीब चीज बता रहा हूं कि उनकी सर्विसेज खत्म भी हो जाएंगी तो वो रिटायर नहीं होंगे। सादी बात यह है कि वो फौज के 5 स्टार जनरल रहेंगे जब तक उनका इंतकाल नहीं हो जाता या जब तक उनसे ये ओहदा वापस नहीं ले लिया जाता कानूनी तरीके से, तो तब तक वो फौज के 5 स्टार जनरल रहेंगे। फील्ड मार्शल अब वो ताहयात रहेंगे। इंडिया के अंदर जो 2 फील्ड मार्शल उन्होंने बनाए वो ताहयात फील्ड मार्शल थे। जनरल अयूब खान जो है वो ताहयात फील्ड मार्शल थे। लिहाजा आसिम मुनीर साहब को अगर उनसे ये ओहदा कभी वापस ना लिया गया तो वो ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे। लेकिन ये आर्मी चीफ के ओहदे को ताहयात वो कंटिन्यू कर सकेंगे, ये नहीं हो सकता। यहां पे इबहाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फैसल वाडा साहब और दीगर कुछ और लोग कह रहे हैं जनाब ये तो अब हमेशा चलने वाला ओहदा है और हमेशा रहेगा और वो बड़े बड़े फैसले सारे वही करेंगे, 5 स्टार जनरल बनने के बाद सारे उनके अंडर में आ गए। ये बातें कुछ ठीक है, लेकिन क्या वो हमेशा आर्मी चीफ रहेंगे? ये नहीं हो सकता, क्योंकि आर्मी चीफ की अपनी एक मुद्दत मुलाजमत है, वो एक अलग चीज है। वो जब खत्म हो जाएगी तो वो फील्ड मार्शल रह जाएंगे, लेकिन ये ओहदा खत्म होने के बाद इस ओहदे पे नया आदमी आकर बैठ जाएगा। अब एक सवाल और पैदा होता है कि फर्ज करें एक नया आर्मी चीफ आ जाता है, वो तो 4 स्टार जनरल है, लेकिन सेम टाइम में पाकिस्तान में एक 5 स्टार जनरल भी मौजूद है जो सर्विस में है और वो रिटायर भी नहीं हुए, आसिम मुनीर साहब। तो क्या यानी ये समझ रहे हैं ना बात जो मैं आपको कह रहा हूं? मेरे ख्याल में ये सारे सवालात अपने ज़हन में आप रखेंगे तो इस हुकूमत को एक नई कानून साजी करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही मेरे ख्याल में हालात बदलेंगे तो ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। अब ये आपके सामने मैंने रख दिया, फैसल वाडा साहब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया इसके ऊपर, हुकूमत ने अपना एक मौक़िफ़ दिया इसके ऊपर। मेरे ख्याल में कुछ
छोटा मोटा इबहम है वो दूर हो जाएगा किसी कानून साजी से, लेकिन जो मुद्दत मुलाजमत है वो अब जिंदगी के एंड तक है। लेकिन जो आर्मी चीफ का होता है वो अपना टाइम बार्ड है, वो जब टाइम खत्म होगा वो सर्विसेज खत्म हो जाएगी, रिटायरमेंट नहीं होगी। सादा लफ्जों में मैं आपको कहूं कि सर्विस खत्म हो जाएगी, रिटायरमेंट नहीं होगी। ये है जी इसकी सादी तशरीह जो मैंने आपके सामने रख दी है। नाज़रीन, अब नून लीग ने एक नया रोला डाल दिया। वो रोला ये है कि अवाम एयरफोर्स की ज्यादा तारीफ क्यों कर रही है। खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एयरफोर्स की जब तारीफ करती है तो वो कहते हैं जी इससे फौज में तकसीम पैदा हो रही है। अब जनाब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय एयरफोर्स की तारीफ कर रही है अवाम? भाई 6-0 का जो स्कोर है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया है ना, तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तारीफ नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? जमीन के ऊपर जो लड़ाई हुई है उसमें जब कश्मीर फतह हो जाएगा, या हम दिखा पाएंगे अपने मीडिया को, अपनी आवाम को कि ये इलाके हमने फतह कर लिए हैं, ये कल इंडिया के पास थे, आज हमारे पास थे। देखिए फिजाओं में तो फतह कर लिया ना एयरफोर्स ने, फिजाओं पे उन्होंने कब्जा कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। जमीन पे जो जहां खड़ा था वहीं खड़ा है, तो इसलिए एयरफोर्स की ज्यादा तारीफ की जाती है कि एयरफोर्स ने दुश्मन को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि मोदी को किस नए पंगे में पाकिस्तान ने डाल दिया, और यह बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जिसको मोदी इस वक्त फेस कर रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ ने एक बात की, उन्होंने कहा जी 70 साल का बिगाड़ ठीक करने के लिए सख्त इकदाम करने पड़ेंगे। ये जनाब शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है। देखें, सख्त इकदाम से मतलब अब टैक्सेस लगाएंगे, लोगों के ऊपर मजीद महंगाई का बोझ डालेंगे। डायरेक्ट टैक्सेस तो ये लगा नहीं सकते, जो टैक्स चोर हैं बड़े बड़े उनको तो ये पकड़ नहीं सकते, माफिया पे ये हाथ डाल नहीं सकते क्योंकि ये खुद माफिया का हिस्सा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनके चपड़ासियों के और ड्राइवरों के अकाउंटों से अरबों रुपए निकले, ये लोगों से टैक्स वसूल करेंगे। इनकी अपनी औलादें दुनिया भर के अंदर टैक्स डिफॉल्टर करार दी जा रही हैं, ये लोगों से टैक्स वसूल करेंगे। जो टैक्स छुपाने के लिए अपने मुलाजमों के अकाउंटों में अरबों रुपए रखते रहे, जो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, ये लोग टैक्स वसूल करेंगे आवाम से। ये हमेशा वो रास्ता निकाल कर देंगे कि जो अलीट क्लास है, जो इनकी अपनी क्लास है, उसे कभी टैक्स देना ना पड़े। वो हमेशा टैक्स चोरी करते रहे। दुनिया भर में जो अमीर लोग होते हैं उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, गरीबों से कम लिया जाता है। पाकिस्तान में उल्टा निजाम है, गरीब की जेब पे डाका डाला जाता है, सारा टैक्स गरीब से लिया जाता है, उसका खून नचोड़ा जाता है। जबकि पाकिस्तान में अमीर आदमी या ताकतवर लोग टैक्सेस नहीं देते, तनख्वाहदार तबके के ऊपर हमेशा सारा बोझ डाला जाता है और मिडिल क्लास को पीस दिया जाता है। अब नाज़रीन, गजा के हवाले से एक बड़ी खौफनाक इत्तला है, बड़ी अफसोसनाक भी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, मैं आपके सामने रख देता हूं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गजा में ग़िज़ाई किल्लत जो है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है, लोग भूखे हैं। मार्च के आगाज़ से लेकर अब तक वहाँ पे खुराक नहीं जाने दी जा रही। इसराइल ने तमाम किस्म की इमदाद बंद कर दी है कि गजा के अंदर कोई इमदादी ट्रक नहीं जाएगा, कोई इमदादी सामान नहीं जाएगा, खाना नहीं जाएगा, पानी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। गजा के अंदर जितनी दवाइयाँ और खुराक मौजूद थी सब किल्लत हो गई है, लोगों को कुछ भी मुयस्सर नहीं है वहाँ पे। सूरत हाल ये है कि अगले 48 घंटों में अगर गजा में ग़िज़ा ना पहुंची, इमदाद ना पहुंची, तो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 14,000 बच्चे मर सकते हैं, 14,000 बच्चे शहीद हो सकते हैं। एक लम्हे के लिए सोचिए, 14,000, इंसान की रूह कांप जाती है। यह अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, कोई अपने से मैं नहीं आपको बता रहा हूं। वो ये कहते हैं कि फौरी तौर पे इमदाद पहुंचनी चाहिए। अगर अगले 48 घंटों में इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चे शहीद हो सकते हैं। इसके ऊपर बरतानिया के जो वज़ीर आज़म है उन्होंने भी इसके ऊपर आवाज़ उठाई है, यूरोप ने भी इसके ऊपर बात की है, अरब ममालिक ने डोनाल्ड ट्रंप से भी बात की है, लेकिन उन्हें इमदाद नहीं जा रही। एक वीडियो गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पे जहां ये क्लेम किया जा रहा था कि ये चाइना ने इमदाद भिजवाई है गजा के लोगों को, तो हमें अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। वो फेक वीडियो है, चाइना ने कोई इमदाद गजा के शहरियों को नहीं भिजवाई। फ़लस्तीन में, गजा में वो विजुअल जो हैं वो मार्च 2024 के विजुअल्स हैं, जब अमेरिका ने गजा के शुमाली हिस्से में एयर ड्रॉप की थी इमदाद। ये वो मनाजिर हैं, और इस वक्त किसी किस्म की कोई इमदाद नहीं जा रही। 20 ट्रक इमदाद के वहाँ खड़े हैं इस इंतज़ार में कि उन्हें इजाज़त मिले और वो गजा में दाखिल हो, लेकिन इसराइल उन्हें दाखिल नहीं होने दे रहा। वहाँ से लोग बड़ी बुरी हालत के अंदर गजा से छोड़ के निकल रहे हैं, उनके जाने के लिए कोई जगह नहीं है, अपने आप को महफूज बनाने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। और ये सारा जो एक जंगी जनून है,
इसके ऊपर इसराइल के एक अपने फौजी ऑफिसर ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। ये इस शख्स का नाम है यायर गोलान और ये इसराइली फौज के साबिक नायब सरबराह है और डेमोक्रेटिक पार्टी के मौजूदा लीडर भी हैं। यूनिफॉर्म में आप इसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। अब ये इसराइली फौज का आदमी है, इसने लंबा अरसा जंगों में हिस्सा लिया है, फलस्तीनियों के ऊपर बहुत अटैक भी किए हैं। यायर गोलान इसका नाम है। इसने जो खबर दी या जो इसने इंकशाफात किए वो मैं आपके सामने रख देता हूं। इसने कहा कि इसराइल एक पागल रियासत बन रहा है, अगर अब भी होश ना आया तो दुनिया हमारा जनूबी अफ्रीका जैसा बाइकआउट करेगी। उसने खबरदार किया कि अक्लमंदाना तर्ज अमल इख्तियार ना किया गया तो आलमी बरादरी में हम एक ऐसी रियासत बन जाएंगे जैसा कि माजी में जनूबी अफ्रीका था, जहां पर नस्ल प्रस्ताना किस्म की इकदाम किए गए थे और पॉलिसियां बनाई गई थी। यानी उसने कहा एक समझदार मुल्क ना तो निहत्ते शहरियों से जंग करता है, यानी ये बात तस्लीम की कि फलस्तीनी निहत्ते शहरी हैं और इसराइल कोई समझदार मुल्क नहीं है, क्योंकि अगर समझदार मुल्क होता तो वह निहत्ते शहरियों के साथ जंग ना करता और ना ही बच्चों को मारना उसका मशगला होता है। हम गजा में बच्चों को शौकिया कत्ल करने वाली पागल रियासत बन चुके हैं। ये साबिक इसराइली फौजी सरबराह जो है उसने ये स्टेटमेंट दिया है और इसराइल का पोल पूरी दुनिया के सामने खोला है। इस पे इसराइल में तनकीद हुई तो उसके बाद इसने कहा जी नहीं, मैं फौजियों को नहीं कहा, मैंने जो भी कहा हुकूमत की पॉलिसियों को कहा है और हुकूमत अपनी पॉलिसियां ठीक करे। अब सूरत हाल इसराइल की मैंने आपके सामने रख दी। अब तक की जो इसराइल ने कत्लो गारतगिरी की है उसमें 53,500 शहादतें अब तक रिपोर्ट हुई है और ये वो हैं जो रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिनके नाम और उनके चेहरे हर चीज़ मौजूद है। इस लड़ाई में 53,500 फ़लस्तीनियों की शहादतें हुई हैं, जिनमें अक्सरियत बच्चों की और ख़वातीन की है। ख़वातीन ने कुछ ने ये पैगाम भिजवाया इंटरव्यूज़ में कि हमारे बच्चे लगातार कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो रही है और अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि अगले 48 घंटों में अगर गजा के अंदर इमदाद ना पहुंची तो 14,000 बच्चों की जानें जा सकती हैं। नाज़रीन, अब उस खबर की तरफ आ जाएं जहां मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने मोदी को एक ऐसी मुसीबत चिपका दी है जिससे उसकी जान नहीं छूट रही। इंडिया में जो पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है उसमें सारे के सारे रल मिल के मोदी को पड़ गए हैं और 2-4 चीज़ें बहुत क्लियरली वहां पे हो रही हैं। नंबर एक तो जो राफेल की डील है उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं कि आपने ऐसा तैयारा क्यों लिया जो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर पाया या जो चाइना के बनाए हुए तैयारों का मुकाबला नहीं कर पाया। तो ये क्योंकि मोदी की अपनी डील थी और मोदी ने इसके ऊपर बड़ी पॉलिटिक्स की थी, तो वो पॉलिटिक्स उनके सामने आ रही है, उनके बयानात निकाल के चलाए जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी को रगड़ा लग रहा है राफेल पे। और नरेंद्र मोदी की जो पसंदीदा डील है राफेल की कि मजीद 26 तैयारे उन्होंने राफेल की लेने थे, वो तैयारे भी अब लेने का मामला मुश्किलात में पड़ रहा है। नंबर 2, भारत की हुकूमत जिसे पहले बहुत शौक था कि वो जंग करे, यानी वो जंग के पाकिस्तान कह रहा था ना करो ना करो ना करो, हमने बहुत मना किया इन्हें, हमने दुनिया के मुल्कों को बीच में डाला, हमने कहा जी आप हमें सबूत दे दें। तो वो भारत जिसे बहुत शौक था जंग करने का, अब उसे जो अपोजिशन है वो जबरदस्ती जंग की तरफ धकेल रही है। उन पर बहुत शदीद दबाव है कि वो जो ऑपरेशन सिंदूर था जो बाद में उजड़ा हुआ सिंदूर हो गया, तो वो जो ऑपरेशन सिंदूर था उसे दोबारा शुरू किया जाए। यानी इन्होंने कहा तो है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो ये कंटिन्यू रहेगा। तो अब उनके ऊपर दबाव है कि जनाब दोबारा शुरू करो और अमेरिका की सालिसी का फौरी तौर पे भारत इनकार करे। और ट्रंप पे और मोदी पे शदीद तनकीद की गई है भारत के अंदर। उल्टा जो कश्मीर का मसला, वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला हमारा और पाकिस्तान का मसला था, हमने हल करना था, ये मसला आपने आलमी सतह के ऊपर दोबारा उजागर करवा लिया। ये भारत ने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा। इन्होंने कश्मीर को चुना, पहलगाम के अंदर इंसिडेंट हुआ और उस इंसिडेंट को लेकर भारत ने जो है वो पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ दी, लड़ाई छेड़ दी पाकिस्तान के साथ, और उसका नतीजा आपके सामने सबके। अब कश्मीर का वो मामला जो इतना हाईलाइट नहीं था वो फौरी तौर पे पूरी दुनिया में हाईलाइट हो जाता है। अब उसके बाद से लेकर अब तक 3,000 से ज्यादा नौजवान इन्होंने कश्मीर के अंदर गिरफ्तार कर लिए, अगवा कर लिए। 50 के करीब कश्मीरी नौजवानों को कत्ल कर दिया है भारतीय फोर्सेस ने उस दिन से लेकर अब तक, गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर। तो ये इशू अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसके ऊपर बोला, दुनिया के बाकी मुल्कों ने भी इसके ऊपर बोला, तमाम ममालिक कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, दोनों ममालिक के बीच में ये मसला हल होना चाहिए।
तो जो तीसरी आवाज है सालसी के लिए, वो पूरी दुनिया से आना शुरू हो गई। स्पेशली ट्रंप ने तो ये ऑफर भी कर दी कि मैं ये मसला हल करवा देता हूं। पाकिस्तान ने कहा ठीक है जी, तुम करवा दो। लेकिन भारत फिर भाग गया। और अब मसला ये है कि नरेंद्र मोदी जंग करता है तो फिर फंसता है, फिर और तैयारे गिरेंगे। जंग नहीं करता तो फिर फंसता है, वहां पे इंडिया में उसकी सियासत तबाह हो रही है। तो अब मोदी को रेस्क्यू कैसे किया जाएगा और कौन करेगा, ये हम देख लेंगे। एक बड़ा सवाल जो सब पूछते हैं कि इमरान खान साहब अब बाहर आने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं डील हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि ईद से पहले बाहर आ जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं देखिए जितना बंदोबस्त किया गया इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए, मुझे नहीं लगता कि इतने आराम से इमरान खान साहब को जेल से बाहर आने देंगे। लेकिन एक बात आप सब याद रखिएगा कि जब भी इमरान खान साहब से कोई बातचीत होगी ना, या किसी लेवल के ऊपर भी उन्हें एंगेज किया जाएगा, और मुल्क की खातिर चाहे किया जाए, क्योंकि डील तो इमरान खान साहब कहते हैं मैंने नहीं करनी, तो एंगेजमेंट तो हो सकती है। तो अगर इमरान खान साहब को एंगेज किया गया ना, तो इसकी जो बड़ी अलामत होगी वो ये होगी कि बुशरा बीबी बाहर आ जाएगी और यास्मीन राशिद भी बाहर आ जाएगी। क्योंकि ये दो खवातीन की जो गिरफ्तारी है ना, ये इमरान साहब बड़े बोझ के तौर पे अपने ऊपर देते हैं। इमरान खान साहब, उन्हें लगता है कि ये खवातीन को ज्यादती की है, इनको बंद नहीं करना चाहिए था। बार बार वो इन खवातीन का नाम लेते हैं, खासतौर पे वो बुशरा बीबी के बारे में कहते हैं कि मेरी बीवी को जेल में रख के मुझे बहुत तकलीफ दी गई है, और वो इसका तस्करा बार बार करते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब ये चाहेंगे जैसी बातचीत होगी, अगर कभी उनके सामने कोई बात रखी गई तो वो ये जरूर कहेंगे कि यार मेरे साथ तो आपने जो किया, मेरी बीवी को आपने जेल में क्यों बंद किया, और ये बात वो बार बार कहते भी रहे। तो जब भी कभी मामला आगे बढ़ेगा ना, याद रखिएगा सबसे पहले बुशरा बीबी जेल से बाहर आ जाएंगी, फिर हम आपको बता पाएंगे कि इमरान खान साहब कब तक बाहर आ रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।